हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और यह फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी का मसब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन को, जो कि आरटीआई के थ्रू किसी ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगी है। और ये जो फ़ोटो है मुझे आप लोगों ने भेजी थी, तो आप लोग काफ़ी मैसेजेस कर रहे थे इससे रिलेटेड कि इसमें जो जो पॉइंट्स हैं उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैं बताऊंगा कि मुझे इन पॉइंट्स में क्या लगता है, जो कि आरटीआई के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो बिंदु संख्या 3 यहाँ पे दिया गया है, जिसमें बोला गया है सहायक लेखाकार परीक्षा के लिए जो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के जो पोस्ट हैं यानी कि अनारक्षित पद हैं, उनके सापेक्ष 1478 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर हिंदी टंकण अभिलेख सत्यापन सूची दिनांक 15/6 को सम्मिलित किया गया है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मांगी गई थी कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर या हो सकता है मेल कैटेगरी के अंदर कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था अपने डीबी के लिए या टाइपिंग के लिए, ये यहाँ पे मांगा गया था। तो इन्होंने एक कंबाइन इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ पे, इसको स्पेसिफाई इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे अनारक्षित पदों के सापेक्ष बोल दिया है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बनता है इस जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हुए, तो इसके अंदर आयोग ने सबसे पहले तो अनरिजर्व कैटेगरी को इंक्लूड किया। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब होता है जो आपके अदर रिजर्वेशन कैटेगरी से अलग होते हैं, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी आ जाती है। अब जनरल के अंदर एक मेल भी कैटेगरी भी आएगी और फीमेल कैटेगरी भी आएगी। दोनों कैटेगरीज के अंदर आएंगे, मेल फीमेल, और वो जनरल कैटेगरी वाले। SC ST OBC के अंदर अनारक्षित पद नहीं आते हैं, वो आपके आरक्षित पद हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से जनरल मेल और फीमेल के लिए ये जो टोटल बात है यहाँ पे कही गई है। अब क्या ये रीजनेबल है, क्या इतने कैंडिडेट्स बुलाए जा सकते हैं एक्चुअली, और इससे क्या यहाँ पे कट ऑफ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसके अलावा इसके अंदर जो कंपटीशन है वो कितना यहाँ पे पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ द पोस्टर के लिए, और दूसरी चीज़ उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसके अंदर सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोस्ट हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट प्लस ऑडिटर, दोनों पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए थे उनकी कंबाइन लिस्ट है, मतलब कंबाइन नंबर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए ये नंबर है। जो ये 1478 नंबर है ये असिस्टेंट अकाउंटेंट प्लस ऑडिटर दोनों के कंबाइंड कैंडिडेट्स हैं, उनका नंबर यहाँ पे है, जिसमें कि 2000 समथिंग यहाँ पे स्टूडेंट बुलाए गए थे, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग ऑडिटर पोस्ट, राइट। तो उसके लिए और 1400 कुछ स्टूडेंट आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए थे। तो अगर हम इसके अंदर बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो अगर जनरल कैटेगरी में कितनी पोस्ट यहाँ पे हो सकती हैं और कितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए हैं, अगर हम टाइम्स में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टीजमेंट, अगर आप लोगों ने देखा है तो उसके अंदर 400 प्लस सीट्स टोटल हैं। एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, आपको पता ही होगा, मुझे भी इतना पता नहीं है अभी, लेकिन 400 प्लस सीट्स इसके अंदर टोटल हैं। अगर मैं ऑडिटर और अकाउंटेंट की बात करता हूँ, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आएंगे और वो होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक मोटा मोटा अंदाज़ा अगर हम लेते हैं तो 3.5 टाइम्स के अराउंड यहाँ पे स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बुलाए गए। अगर हम इस नंबर के अकॉर्डिंग बात करते हैं जो कि कंपाइल होता है 1478 के नंबर से, तो ये जो नंबर है ये एक तरीके से हो सकता है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है कि इतने कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 4 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने बाकी के एग्जाम्स देखे होंगे तो उसके अंदर 4 टाइम्स भी कैंडिडेट बुलाए जाते हैं टाइपिंग के लिए और डीबी के लिए। तो यहाँ पे 3.5 या 3.6 या 3.4 के समथिंग यहाँ पे नंबर बनता है, तो ये बिल्कुल रीजनेबल बात है, यहाँ पे ये नंबर हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की, तो उसके अंदर कैंडिडेट्स जो हैं हो सकता है कम क्वालिफाई हुए हों, या कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे कम अवेलेबल हों, ये भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए उसमें कैंडिडेट कम हो सकते हैं। अब दूसरी बात, ये तो हो सकता है, ये पॉइंट भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई अभी भी नहीं किया गया है कि अनारक्षित पद का मतलब एक्चुअली क्या है। लेकिन जहाँ तक इससे लगता है कि आपके जनरल की ही पोस्ट इसके अंदर होगी, जनरल कैटेगरी की पोस्ट इसके अंदर होगी मेल फीमेल की, ठीक है। क्योंकि अनारक्षित पद के अंदर अगर एक और जो फैक्ट है, अगर आप लोग बार बार मुझसे मैसेज करके ये भी बोल रहे हैं कि क्या इसके अंदर ये मान के चलें कि हम लोग जो 45 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं जो पास कर गए हैं एग्ज़ाम को, 45 प्लस वाले हैं, तो उनको क्या अनारक्षित पद के लिए यहाँ पे
नंबर काउंट किया गया होगा, क्या उनको इंक्लूड किया गया होगा उन सभी कैंडिडेट को, तो मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो होती है, इन्फॉर्मेशन आपके जो ऑथेंटिक और जो प्रोस्पेक्टस या जो हम डिटेल एडवर्टीजमेंट जिसको कहते हैं, उसके बेस पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब आयोग ने रिजल्ट तो बना दिया है, रिजल्ट बन के तैयार भी हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहले सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज कर देगा रिजल्ट से पहले। तो उसके अंदर जो डिटेल या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आपके जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेफरेंस भी इसका दिया जा रहा है। सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 का आपको रेफरेंस दिया जा रहा है। इस रेफरेंस में जो एडवर्टीजमेंट था उसमें जितनी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट थी उसके सापेक्ष में इतने कैंडिडेट होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, क्योंकि ये लॉजिक भी है। अब ऐसा नहीं है कि आयोग आपका कैलकुलेट करेगा कितने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, 45 प्लस होंगे, उनको जनरल कैटेगरी के उसमें रख देगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो तो क्राइटेरिया है आपका, क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया है। इट डजेंट मेक सेंस कि आपके वो जो कैंडिडेट आपके 45 प्लस वाले हैं वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे या अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आपकी जो मेरिट है, मान लिया जाए अगर आपकी 50 प्लस मेरिट जाती है, तो उस केस में क्या वो अनारक्षित पद में चयनित होंगे? तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर 50 प्लस जनरल की जाती है लेकिन अनरिजर्व जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो तो कम नंबर में सेलेक्ट हो जाएंगे ना। जबकि ऑल्दो उनके अभी नंबर 45 प्लस है, मान लिया जाए 47 नंबर हैं, ठीक है, 47 नंबर है, फिर भी वो अनरिजर्व्ड में थोड़ी ना आ जाएंगी। आयोग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, जो आप लोग इसके अंदर जो एक तरीका स्टेटमेंट समझ रहे हैं कि 47 नंबर अगर मान लिया जाए तो आयोग ने उसको क्या माना है? अनरिजर्व्ड माना है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आयोग ने ऐसा अनारक्षित माना है तो फिर उसका सिलेक्शन अनारक्षित में होना चाहिए, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में होना चाहिए, बट इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। तो वो बाद में आपके रिजर्व कैटेगरी में भी तो जा सकता है। जब आपकी मेरिट जो है 50 प्लस चलेगी, 52, 53 चलेगी, तो बाकी के जो 55 प्लस हैं बिलो जनरल कैटेगरी मेरिट, तो वो आपके अनारक्षित में कहाँ से आ जाएंगे? वो तो अपनी रिजर्व कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट होंगे ना, जितने भी कैंडिडेट आपके हैं। तो ये बात यहाँ पे है, वो एक क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी कैटेगरी जो है जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी कन्वर्ट हो चुकी है, इसका ये मतलब नहीं है। तो ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आपको इसके अदर कोई और रीजन लगता है या कोई और पॉइंट ऑफ व्यू लगता है तो आप बता भी सकते हैं। इसमें ऐसा कोई गारंटीड पॉइंट ऑफ व्यू मेरा नहीं है, कोई ऐसा ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जैसा मुझे लगता है अपने थॉट के अकॉर्डिंग मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की या नेक्स्ट जो अजम्पशन है उसकी, कि इसके अंदर क्या मेरिट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसका आंसर ये है कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर 45 प्लस और बिलो 50 कितने नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैं। अगर मान लिया जाए कि जनरल कैटेगरी के ही ये हैं, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात करूँ, जनरल कैटेगरी मतलब जनरल मेल एंड फीमेल, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसका ही नंबर ये 1478 वाला नंबर है, तो इसके अंदर कंपटीशन जरूर बढ़ेगा। कंपटीशन आपका बढ़ रहा है क्योंकि आपके नंबर ऑफ द स्टूडेंट इसके अंदर ज़्यादा है, 3.5 समथिंग आपके स्टूडेंट इसके अंदर हैं, जिनमें कंपटीशन आपका बढ़ता हुआ दिखेगा जरूर। जबकि अनरिजर्व्ड के अंदर आपको नंबर ऑफ दी स्टूडेंट कम होंगे, क्योंकि आप 2000 समथिंग में से आप इतने माइनस कर देंगे तो बाकी आपके रिजर्व कैटेगरी के बचते हैं, तो उसके अंदर पर पोस्ट का कंपटीशन थोड़ा कम होगा। बट अगर हम इसके अंदर एक मेरिट को लेके बात करें कि मेरिट क्या इसके अंदर सीधे भाग सकती है या हाई जा सकती है, तो उसका जो नंबर है वो डिपेंड करेगा कि 45 और 50 के बीच में कितने % ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे हैं। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 45 प्लस वाले जो बच्चे हैं या जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो सारे के बच्चे यहाँ पे नंबर ऑफ द स्टूडेंट ज़्यादा हैं, पर पोस्ट में आपके ज़्यादा नंबर ऑफ द स्टूडेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी आपके 55 प्लस हैं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपके सभी 60 प्लस हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि वो 45 प्लस भी हैं, आपके 45 भी हैं, 46, 47, 48, 49, 50 भी हैं, 51 में भी होंगे, 52 में भी होंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कौन सी कैटेगरी के अंदर, यानी कि आपके कौन सी क्लास इंटरवल के अंदर यहाँ पे लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी आपके हैं 1478 स्टूडेंट हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा अगर आपके लाई कर रहे हैं, मान लिया जाए 47 से 51 के बीच में, ठीक है बात। तो ये जो मेरिट है वो आपकी इसी के बीच रहेगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो आपके होंगे ही जो आगे जाएंगे।
लेकिन जो मैक्सिमम अगर मेरिट आपके मान लिया जाए 51, 52, 53 तक आपके अटक जाती है और मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, तो मेरिट आपकी कहाँ से बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा, और तब तक हम इसको कंफर्मेशन इसकी नहीं दे सकते कि मेरिट आपकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी जब तक हमें ये पता न चल जाए कि इनके बीच में, इस क्लास इंटरवल के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके हैं। जैसे 45 से लेके 55 के बीच में आपके कितने स्टूडेंट हैं। हो सकता है इसमें ही आपके सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट रहे हों, तो उस केस में मेरिट कैसे बढ़ जाएगी। हाँ, अगर आपके इससे ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते हैं तो फिर आपकी मेरिट बढ़ेगी, लेकिन अभी के लिए ये कहना पॉसिबल नहीं है, या ये कहना पूरी तरीके से कंफर्मेटरी नहीं है कि आपकी मेरिट इस नंबर के बेस पे बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जरूर इसके अंदर ज़्यादा हैं, और इसके अंदर आपकी पर पोस्ट का कंपटीशन भी आपका बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू रिजर्व कैटेगरी, अगर मैं अपने एजम्पशन की बात करता हूँ। बट इसके अंदर अभी ये क्लियर कट नहीं कहा जा सकता कि मेरिट आपकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है बात। और इसके बाद रिजल्ट की बात करते हैं, बार बार रिजल्ट का जिक्र आ रहा है। तो रिजल्ट आपका देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है अभी आपके 15 के बाद ही ये रिज़ल्ट आएगा, उससे पहले आने की अभी कोई संभावना नहीं है। 15 अक्टूबर के बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं अभी प्रोसेस में चल रही हैं। अभी एक टाइपिंग भी आपका हुआ है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे यहाँ पे हुआ है, तो कुछ टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। कुछ और यहाँ पे डिस्पोजल ऑर्डर होंगे आयोग के पास में, वो सारे डिस्पोज किए जाएंगे, और कुछ यहाँ पे कोर्ट की हियरिंग भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट हो जाएंगी। तो उसके बाद ही आपका रिजल्ट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं इंटरनल मैटर होती हैं। हम लोगों को लगता है रिज़ल्ट तुरंत आ जाना चाहिए, क्योंकि एक जो कैंडिडेट होता है उसको तो एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद लगता है कि रिज़ल्ट अभी हाथ में दे दिया जाए, क्योंकि हमें पता चलता, हम जो है इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम लोगों को वेट नहीं किया जा सकता हम लोगों के द्वारा। तो वो एक नेचुरल थिंग है, बट आयोग अपनी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है, और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पे देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब रिज़ल्ट का वेट आप लोग 15 के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आपका आएगा। विद इन अक्टूबर के महीने में आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाना चाहिए, अगर इसके अंदर कोई अगर फर्दर किसी तरह का कोई रोक नहीं लगती, या फिर फर्दर कोई इसके अंदर डिले नहीं होता है तो। और इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर भी यहाँ पे बोला गया है कि आपके इसके अंदर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। जो वेटिंग लिस्ट की काफ़ी चर्चा यहाँ पे चल रही थी कि अदर पोस्ट में वेटिंग लिस्ट देने का प्रावधान है, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए नहीं आएगा, ये क्लियर कहा गया है। तो ये जो RTI है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ये तो इससे पता नहीं चलता कि एक्चुअल है या नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे हम लोग इसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी। और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हमारे मार्क्स जो है कम हैं, बिलो 50 हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो हमारा सिलेक्शन अब शायद नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, तो अभी कोई इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं पहले जो चीज़ें चल रही थी वैसी एज इट इज़ हैं। बस यहाँ पे आपके थोड़ा अगर इस नंबर के अकॉर्डिंग देखा है तो आपका कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा, बट हो सकता है कंपटीशन आपके उसी मार्क्स ऑन बिट के अंदर रहे जो आपका क्लास इंटरवल है उसके अंदर रहे, तो उससे ज़्यादा फ़र्क इसके अंदर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है बात। तो इसके लिए होप किसी को नहीं खोनी है, सभी लोग अपनी, क्योंकि इतना टाइम आप लोगों ने वेट कर लिया है, तो अभी आप 15 से 20 दिन या 1 महीने मैक्सिमम आप वेट तो कर ही सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितनी मेरिट इसके अंदर रहने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर जो मैंने पहले भी बात करी थी, मैंने मैक्सिमम 10 नंबर की बात करी थी, जो बढ़ेगी टाइपिंग से लेके जितना भी टाइपिंग का आपका स्कोर है उससे मैक्स 10, उसके अंदर अंदर ही रहेगी आपकी 7, 6 या फिर 8, और मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स अगर चलेगी तो 10 नंबर तक यहाँ पे बढ़ सकती है। उससे ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं रहेगी, चाहे इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए भी मगर मैं बात करता हूँ। ठीक है बात। तो इसीलिए सभी को अपनी होप रखनी है, और जैसे ही कोई अब नई अपडेट आएगी उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर आपको ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो उसकी वीडियो मैं अपलोड यहाँ पे कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।